नमस्कार दोस्तों। आज के कंटेफर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई करते कर रहे होंगे आप लोग। तो आइए आज के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको इन डिस्कशन की जो पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है। लगातार अपने हैंडमेड नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप एग्जाम में इस बात को रिकॉल कर सकें, इसलिए ये पर्पज रहता है। और हम केवल करंट अफेयर को डिस्कशन नहीं करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। हम करंट अफेयर के साथ साथ जो बेसिक पार्ट होता है उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो सारा आपने पढ़ा हुआ है आपने, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी आसानी से चीजों को पढ़ सके, उन्हें आसानी से समझ में आए। ठीक है। तो आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि डी वाई चंद्रचूड़ हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, इसकी क्या परंपराएं हैं, यहीं से प्रश्न बनता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि डी वाई चंद्रचूड़ हमारे 50वीं सीजीआई है। ये यूपीएससी कभी नहीं पूछती, अदर एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है लेकिन यहाँ यूपीएससी में ऐसी बात नहीं पूछी जा सकती। तो केवल आपको वही पढ़ना है जो पूछा जा सकता है, और हम वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, जहां से पॉसिबिलिटी होती है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है, वही हम पढ़ते हैं। फालतू चीजें हम डिस्कशन नहीं करते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो 124 का क्लॉज 2 संविधान में ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को नियुक्त करेंगे कौन? हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई को कौन नियुक्त करेंगे? सीजीआई मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट साहब नियुक्त करेंगे। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एक प्रोसीजर हुआ है सीजीआई को नियुक्त करने के लिए कि सीजीआई को मोस्ट सीनियर जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, वो ही इस पद के लिए फिट होगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। इसकी रिकमेंडेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस और कंपनी अफेयर के पास जाती है और ये प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं हमारे सीजीआई को। ठीक है। तो इस बात को देखेंगे। अब बेसिक जो केसेस है कि हमारा कॉलेजियम सिस्टम कैसे जुड़ा, जो अपॉइंटमेंट से संबंधित जो हमेशा चर्चा में रहता है, लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि जो न्यायपालिका है अपने जजों की नियुक्ति स्वयं करती है, ये तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे आया, इसको हमें पढ़ना आवश्यक है। क्यों सुप्रीम कोर्ट अपने जजों को नियुक्त करने लगी, क्यों ऐसा हुआ कि मोस्ट सीनियर जज ही सीजीआई होगा? तो बात करते हैं 1973 की बात की। इसमें क्या हुआ, 1973 में ए एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, जबकि इनको नियुक्त करते समय इनसे ऊपर 3 अदर सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो इनसे सीनियर थे, मतलब इनकी सीनियरिटी को सरपास किया गया। तो यहीं से विवाद उत्पन्न हुआ कि आप तो 3 मोस्ट सीनियर जज को नियुक्त कर रहे हैं, मतलब कि जो कार्यपालिका है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने मनपसंद के व्यक्ति को सीजीआई नियुक्त कर सकती है। ठीक है। अब ये सिलसिला यही नहीं रुका, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। उनने मिस्टर जस्टिस एम यू वेग को नियुक्त किया, जबकि जस्टिस खन्ना इनसे सीनियर थे, तो इनकी सीनियरिटी को सरपास कर दिया। तो इससे प्रश्न बना कि हम क्या कर रहे हैं कि सीनियर जज को सरपास सरपास कर रहे हैं, जिसकी गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट जिसका चहेता व्यक्ति होगा वो सीजीआई बन जाएगा। तो इससे जो न्यायपालिका है उसमें जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है, जो न्याय पुनः अवलोकन का जो सिद्धांत है, वो तो खराब रह जाएगा। हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत है उसमें विघटन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक परंपरा बनी, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश हुआ और कहा कि जो सीजीआई का, जो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होगा वही नेक्स्ट सीजीआई होगा, और सीजीआई को मोस्ट सीनियर जज को रिकमेंड करेंगे, जो उससे पहले वाले सीजीआई होंगे वो उसका नाम सुझा के जाएंगे। ठीक है। इस बात को ध्यान रखें।
अब कॉलेजियम सिस्टम बना। आर्टिकल 124 तो ये कहता है कि सीजीआई और उसके जज को नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन फर्स्ट जजेस बाद आया 1982 में, जिसको एसपी गुप्ता या फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर नियुक्ति करते टाइम अगर कंसल्टेट करना चाहेंगे न्यायपालिका से, तो ये बाध्यकारी नहीं है। प्रेसिडेंट की मतलब की सुपर पावर होगी। वे कहने का मतलब है इसमें एग्जीक्यूटिव प्राइमरी प्राइम मेसी हो गई, मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर सर्व प्रमुख हो गई, ठीक है, ओवर द जुडिशरी के ऊपर हो गई पहले जज में। लेकिन सेकेंड जज केस आया 1993 में, ठीक है, जिसमें 7-2 मेजोरिटी से बहुमत आया। एक वर्डिक्ट आया, उसमें कहा गया कि इसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करने का अधिकार अनिवार्य है। मतलब ये कहने गया कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो सुपीरियरिटी थी वो खत्म हो गई। और इसमें कहा गया कि हम एक कॉलेजियम सिस्टम लेके आते हैं, उसमें 19 सीजीआई होंगे और 2 मोस्ट सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, डिपेंडिंग ऑन द केस, ठीक है। लेकिन 1998 में कहा गया कि चीफ जस्टिस वांट टू बी, केवल एक व्यक्ति उस कॉलेजियम में नहीं रह सकते, उनकी कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हो सकती। इसके अलावा सीजीआई के अतिरिक्त 4 जज और होंगे, ठीक है, और इनमें से 4 में से अगर 2 अपनी रिकमेंडेड देने से मना कर देते हैं तो वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, ठीक है, ये कहा गया इस जज में। तो इसलिए ये बात यहीं से स्टेब्लिश हो गई कि एक सीजीआई होंगे, 4 अतिरिक्त जज होंगे। अगर हाई कोर्ट के संबंध में है तो 2 जज हाई कोर्ट से लेके आएंगे, मतलब कि 1+3 हमारी सिस्टम, हम इस पे बात करेंगे हाई कोर्ट के संबंध में, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट जज बात था, यहां से बात हुई, ये हमने कॉलेजियम सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन आती है, अगर सरकार चाहे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की अनुशंसा पर उनके अपॉइंटमेंट को नहीं कर सकती, उनके अपॉइंटमेंट को रद्द कर सकती है, और चाहे तो उस कॉलेजियम की अनुशंसाओं को मानने से इनकार कर सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति करते टाइम, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये आप हमने पढ़ ही लिया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमने पढ़ ही लिया। हमारे देश में न्यायपालिका के संदर्भ में एक एकीकृत संरचना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट आता, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट को रेगुलेट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, और सबसे ऊपर कौन रहता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट रहता है। ऐसा केंद्र सरकार राज्य सरकार के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। मतलब अगर संविधान ऊपर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, और केंद्र सरकार यहाँ है और राज्य सरकार यहाँ है, ठीक है। जबकि न्यायपालिका में ये पूरी हायरार्की हमको देखने को मिलेगी, जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों संविधान से पावर लेती हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? समकक्ष है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने टॉपिक पढ़ा। अब एक नया टॉपिक है कि इंडिया फर्स्ट सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो एक्चुअली क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड और इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट संबंधित एक बॉन्ड जारी किए जाते हैं। सरकार ने इसको पहले बजट 22-23 में अनाउंस किया, और ये ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में देखे जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी को इनकरेज करते हैं, एफिशिएंसी को इनकरेज करते हैं, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करते हैं। कुल मिलाकर जो पर्यावरण से संबंधी जो संरक्षण की सारी बातें आती हैं, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं जिनको बोलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट, उनकी फंडिंग करने के लिए ये बॉन्ड काम आते हैं, सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट एक्सक्लूड होते हैं? न्यूक्लियर पावर जनरेशन, इससे, ठीक है, लैंडफिल प्रोजेक्ट, डायरेक्ट बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट जिनका 25 मेगावाट से अधिक कैपेसिटी हो, वो सारे यहां से एक्सक्लूड होते हैं। भारत में पहला जो बॉन्ड जारी किया गया यस बैंक ने 2015 में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेबी ने इससे संबंधित रूल जारी किए 2017 में, ठीक है। सबसे पहले 2007 में जो ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा इशू किया गया।
2014 में फर्स्ट सर्टिफिकेट क्लाइमेट बॉन्ड जारी किया गया और 2015 में ग्रीन बॉन्ड मार्केट $100 बिलियन के आसपास हिट कर गई। तो ये सारा हमारा सिनेरियो है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत ने 2015 में जारी करने वाला ग्रीन बॉन्ड कौन है? यस बैंक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। स्वामित्व स्कीम चर्चा में है। एक्चुअली क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंतर्गत काम करती है। इसके अंतर्गत काम ये किया जा रहा है कि जितने भी विलेज है वहां के जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनको ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो उनकी जो संपत्ति है डिस्प्यूट कम हो और उनका सही खाका नक्शा एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल पे उपलब्ध हो, उनको एक कार्ड मिल जाए। ठीक है, अब इस कार्ड को बोलेंगे अपन रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कार्ड होगा, इसके आधार पर बैंक में आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। और रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन इस स्वामित्व डेटा को एक्यूरेट करेगा विलेज लेवल प्लानिंग के संदर्भ में। अगर हमारे पास ऑनलाइन डेटा हुआ तो विलेजों के हम विकास से संबंधित एक समावेशी नीति का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप यहां देख पाएंगे। ठीक है, ई ग्राम स्वराज यहाँ पे पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन इन स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई थी, इस बात को ध्यान। अब ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको 1 गीगाटन इमिशन रिडक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट बाय 2025 तक करना है। रिपोर्ट को यूएन प्रोग्राम रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर एंड ग्रीन गीगाटन चैलेंज के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जो कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हमारा जो COP26 हुआ था, अभी हमारा इजिप्ट में हो रहा है, तो उससे संबंधित बात की जा रही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हम ट्रैक पे नहीं है। ट्रैक पे कहने का मतलब है कि हम फॉरेस्ट से जो इमिशन कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट में, वो हम 2030 तक अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो इमिशन है, जो रिडक्शन ओनली 24% कम हुआ है। और जो हमारा जो ग्रीन गीगाटन चैलेंज है, जो ये क्या है, एक ग्लोबल एफर्ट है। ये फंड को ट्रांजेक्ट करता है अगर 1 गीगाटन हमने हाई क्वालिटी का इमिशन रिडक्शन किया है, किसके आधार पर? फॉरेस्ट के आधार पर। तो आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, स्पेशली टर्म रहते हैं, इसको पूछ लेता है। अब दो चीजें चर्चा में है, इसको बोलते हैं यूएन रेड, एक बोलते हैं यूएन रेड प्लस। यूएन रेड एक्चुअली क्या है? यूएन रेड एक प्रोग्राम है, किसका? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनेप का। इसके माध्यम से फॉरेस्ट को हम विकास करते हैं, फॉरेस्ट के माध्यम से जो ग्रीन हाउस इमिशन हमारा होता है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जबकि रेड प्लस भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है, इसमें वित्तीय दिया जाता है। अगर हम फॉरेस्ट का फॉरेस्टेशन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हैं, आपको वित्तीय मिलेगा। और इसको COP19 में वर्षा में लॉन्च किया गया। इसका मतलब है कि UNFCCC का ये प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम में अंतर याद रखिएगा। यूएन रेड किसका है? यूएनओ, यूएफएओ और एनएफ और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, और ये रेड प्लस किसका है? UNCCC का, जो कि COP19 वर्षा में हुई, तो वर्षा में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब कुछ हमारे पास UNCCC की मीटिंग हुई। UNCCC को एक्चुअली 1997 में लेके आए, इन्फोर्स हुआ 2005 में। फर्स्ट मीटिंग 2008 से 12 के मध्य हुई इसका, जिसमें हमने क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च कर गया, सॉरी 1992 में अडॉप्ट किया गया, 1995 में इन्फोर्स आया, और क्योटो प्रोटोकॉल को हमने 1997 में लेके आए और 2005 में इसको इन्फोर्स किया गया। पेरिस एग्रीमेंट को आपको पता ही है, 2015 में अडॉप्ट हुआ, 2016 में सभी देशों ने साइन किया और 2016 से 4 नवंबर से ये इन्फोर्स में आ गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है 2030 तक। इसके अतिरिक्त कुछ और UNCCC की जो इसको बोलते हैं
कौन कौन एग्रीमेंट 2010 में आया, डरबन प्लेटफॉर्म 2012 में आया, पेरिस एग्रीमेंट 15 में आया, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, बाली एक्शन प्लान 2007 में आया और कॉपेन अकॉर्ड कब आया? 2009 में। इन सब प्लानों का उद्देश्य ये है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये कुछ लिस्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कब कब हमारे कॉप हुए। तो कॉप 24 हमारा इधर पोलैंड में हुआ। कॉप 19 आपको मैड्रिड में देखने को मिलेगा, जो कि स्पेन मतलब कि पेरिस में। और कॉप 27 हमको अभी जो चल रहा है वो कहाँ हो रहा है? इजिप्ट में, शर्म लेक में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण। इसको आप पॉज करके सारी लिस्ट आप एक बार पढ़ेंगे। अब एक शब्द चर्चा में है जिसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब ये है कि आप पिक्स में, जो ये आपको पिक दिख रहा है, इसमें आप कुछ ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑर्गन को आप डेवलप करेंगे और इन डेवलप ऑर्गन को आप ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं? लंग्स का विकास कर सकते हैं, हार्ट का, लीवर का, न्यूरॉन्स का, इंटेस्टाइन का, पेनक्रियाज का, स्किन का, किडनी का। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ है कि पिग में एक हार्ट को डेवलप किया गया और उस हार्ट को हमने एक 57 ईयर ओल्ड व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया और ओनली वो 61 डे काम किया। उसके बाद जनवरी 2020 तक 22 तक वो खत्म हो गया। तो हमने पूरी प्रोसेस समझ ली। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? हम इसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं किसी ह्यूमन में, और इस लिव सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स में हम इसको डेवलप करते हैं सारे ऑर्गन का, और उन ऑर्गन को हम वापस लेकर ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब इसके द्वारा इसके बेनिफिट क्या होंगे? अब देखते हैं कि ऑर्गन की हमारे देश में कमी रहती है, तो इससे जो मोर ऑर्गन हमको मिलेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर ऑर्गन की कमी से उसकी डेथ हो रही होगी तो वो बच जाएगा। ऑर्गन सप्लाई हमारी एंडलेस हो जाएगी, हम ऑर्गन सप्लाई कर पाएंगे, उसकी कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, और पिग को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम मॉडिफिकेशन, इसकी जो संरचना होती है मानव की समान पाई जाती है, इसलिए इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल ऑर्गन हम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ कंसर्न भी है। आप इससे लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गन फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन हो सकता है, और हम प्रगति में अगर कुछ बदलाव करेंगे, हो सकता है उससे खतरनाक चेंजेस हमको देखने को मिले जो कि मानव समुदाय के लिए डेडली हो सकते हैं। ठीक है, और अभी तक इसकी सक्सेस रेट बहुत कम है। जैसे आपने देखा 61 ओनली डे वो जीवित रहा, उसके बाद मर गया, तो इसकी सक्सेस रेट हमको देखने को मिलती है बहुत कम है। तो इसलिए हम पे और रिसर्च अनुसंधान करने की आवश्यकता है, इस पे फ्यूचर में काम करने की हमें आवश्यकता है। जल्दबाजी में हमें किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें एफिशिएंसी लाना चाहिए, बहुत सारे काम करने के बाद इसमें हमें काम करना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सेंट्रल अब क्या चाह रहा है कि इंडियन रुपी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग बढ़े। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंटरनेशनल ट्रेड जो सेटलमेंट होते हैं, जो बिल रहते हैं, उसमें इंडियन रुपी को एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत, उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल करने के लिए अलाउ कर दिया है। क्या रुपी के माध्यम से भी आप ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं? ट्रेड सेटलमेंट का मतलब है कि आप बिल का भुगतान वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, मतलब कि सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने भी इनवॉइसिंग होती है इंडियन रुपी में आप कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? अभी तक जो पेमेंट करते थे, पहले आप उसको डॉलर में चेंज करते थे, डॉलर के बाद उसका पेमेंट होता था। लेकिन अब आपकी जो यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, जापानी है, इस पर निर्भरता अधिक थी। लेकिन आप डायरेक्टली इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे, इसका मतलब है आपकी डिपेंडेंसी इन लोगों पे कम होगी, तो भारत का रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी पावर को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम छोटा सा प्रयास ये करेंगे कि हमारे द्वारा हमारे भारत में एक बोस्टर अकाउंट खोला जाएगा। बोस्टर अकाउंट का मतलब है कि मान लो कोई यूएसए की बैंक है जिसको नाम दिया हमने सिटी बैंक, और एक एसबीआई बैंक है भारत में।
अब एसबीआई ने सिटी बैंक के बिहाफ पे इंडिया में, मतलब कि सिटी बैंक ने एक एसबीआई में अपने बिहाफ पे एक अकाउंट ओपन करवाया, और इस अकाउंट के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कौन करेगा, एसबीआई करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा, हमारी जो जो डॉलर, यूरो और जापानीज येन में हम जो पेमेंट करते थे, अब डायरेक्टली हम बोस्टर अकाउंट के माध्यम से रुपए में पेमेंट कर पाएंगे, तो हमारा सेटलमेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक नोस्ट्रो अकाउंट भी पढ़ लेते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट जैसे इसका उल्टा कर लो, मतलब कि एसबीआई ने अमेरिका में जाके अमेरिका की किसी बैंक में अपने बिहाफ पे सिटी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया। ठीक है, अब जो भी पेमेंट करेगा सिटी बैंक में करेगा, मतलब एसबीआई के बिहाफ पे जिस अकाउंट है वहां पे करेगा। तो दो अकाउंट याद रखिएगा, नोस्ट्रो बोस्ट्रो, इस बात को अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो डिमांड थी, हम इसको एक मेंटेन लेवल पर रखना पड़ता था, तो उसमें हमको कमी, मतलब रिक्वायरमेंट कम होगी। और क्योंकि हमारा जो सारा ट्रेड इंडियन रुपी में ही होगा, तो हमें उसको रखने की आवश्यकता इतनी नहीं होगी। जो एक्सटर्नल शॉक हमको देखने को मिलते थे, किसी आप देखते थे कि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उससे हमारी जो भारत से जो डॉलर है वो पुल आउट हो गया, भारतीय रुपया की जो रेट है वो डॉलर के अपेक्षा बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इस जो शॉक है, मंदी है, वो सारे हमको कम देखने को मिलेंगे। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, फैसिलिटी ट्रेड होगा, कंट्री ग्लोबल सैंक्शन हमसे बच पाएंगे, और हमारी करेंसी का क्या होगा, एप्रिसिएट होगा, एप्रिसिएशन हमको देखने को मिलेगा। सैंक्शन से हम लगाम कर पाएंगे। ठीक है, कोई अधिक से अधिक डॉलर होगा, मतलब अधिक से अधिक रुपए में व्यापार होगा, तो डॉलर पे हमारी निर्भरता कम होगी, और हम अगर ऐसा कर पाए तो हम ग्लोबल इकोनॉमी पावर की दिशा में काम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ कॉन्स भी होंगे। अभी मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। अगर रुपया का इंटरलाइजेशन हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारी संबंध किससे हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी संबंध हो जाएगी। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर जो होल्ड है, जो कमांड है, वो कम हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है विश्व से अधिक जुड़ जाएगी, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इस चैलेंज हमको देखने को मिलेंगे, अनकंट्रोल्ड कैपिटल इनफ्लो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल रुपए को अधिक करने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं। सरकार ने एक मैकेनिज्म लेके आई फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड में रुपीज में करेंगे। सरकार मसाला बॉन्ड जारी करती है जो रुपये में जारी होता है। सरकार और एशियन क्लियरिंग यूनियन के द्वारा अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी में आपस में क्या करें, हम लोग ट्रेड करें, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी पर जो जो डॉलर पे हमारी निर्भरता है वो कम हो, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है विश्व में अधिक बढ़े। और इसके अतिरिक्त आरबीआई करेंसी स्वैप करती है। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, आप देखेंगे। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चर्चा में है। इस स्कीम में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, और कहा गया है कि अगर जनरल इलेक्शन होंगे, जैसे 2024 में होंगे, इसमें 15 डे के लिए एक एडिशनल 15 डे मिलेंगे। आप इसमें स्टेट ड्यूटी में आसानी से क्या कर पाएंगे, आप इसमें सेल कर पाएंगे, मतलब उसको क्या कर पाएंगे, रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, 15 दिन अतिरिक्त मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको 2018 में लॉन्च किया गया, इस स्कीम को इंटरेस्ट फ्री है, आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एनो, मतलब कि आपको अपना नाम नहीं बताएंगे, आपको पॉलिटिकल पार्टी को सारा चंदा देना पड़ेगा, और इसके लिए आप केवल एक बैंक के पास जाएंगे, उस बैंक का नाम है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई। ठीक है, इसके लिए कौन एलिजिबल रहेगा, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हैं। ठीक है, और इनकी सेल्फ लाइफ हमको ओनली 15 दिन मिलेगी, 15 दिन का एडिशन हमको देखने को मिल गया है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। और परचेज पीरियड आपको 10 डे मिलेगा, अब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। और इसकी जो वैल्यू होगी 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़ के संदर्भ में आपको केवल ऐसी बैंक में जाना पड़ेगा, और आप सिटीजन ऑफ इंडिया, बॉडी इनकॉर्पोरेट ऑफ इंडिया होनी चाहिए, केवाईसी नॉर्म होना चाहिए, आपको पेमेंट बैंक अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2। इसके माध्यम से आप जितनी भी मतलब की चैलेंज हैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित, आप स्टार्टअप के जरिए इस चैलेंज को कम करने का
प्रयास करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीरव मोदी जी चर्चा में है। नीरव मोदी जी, यूके के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन के लिए इंडिया को अनुमति दे दी है और हमारी इंडिया यूके के मध्य एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है 1992 में। अगर हमारा कोई नागरिक वहां जाता है अपराध करके तो हम वहां से ले सकते हैं और वहां का नागरिक यहाँ आता है तो हम उनको वापस देंगे। ठीक है, ऐसा 1962 में हुआ और एक एक्ट है हमारा एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के तहत हम इसको रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। ये वही है जो पंजाब नेशनल बैंक ने फ्रॉड किया था, तब भी चर्चा में आया था बोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तब हमने इसको पढ़ा होगा, तब अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सरकार ने गाइडलाइन जारी की है सैटेलाइट टेलीविजन चैनल इंडिया के लिए कि अगर आपको आपके पास ऐसी एक ऑब्लिगेशन है कि आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, आपको टेलीकास्ट 30 मिनट के लिए करना पड़ेगा नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में ईच डे। इसका मतलब ये है, पहले तो दो चीज आपको समझना है, एक डाउनलिंक और अपलिंक। डाउनलिंक का मतलब होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से हमारे मतलब कि अर्थ पे जो कनेक्शन होता है उसको डाउनलिंक बोलते हैं। अपलिंक का मतलब है कि अर्थ से सैटेलाइट पे जो कनेक्शन होता है उसको अपलिंक बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनने बोला है कि आपको लाइव टेलीकास्ट के लिए प्रायर परमिशन की आपको आवश्यकता नहीं है, ये भी मतलब कि नॉर्म शिथिल हुए हैं। और 30 मिनट अगर आप टेलीकास्ट करोगे नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसके टॉपिक ये होनी चाहिए एजुकेशन और लिटरेसी, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ फैमिली वेलफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। इसका महत्व क्या है? जो कॉम्प्लायंसेंस है वो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लाइव टेलीकास्ट के लिए प्रायर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होगी। अपलिंक फॉरेन चैनल क्या कर सकते हैं, इंडिया टेलीपोर्ट में भी अपलिंक फॉरेन चैनल के माध्यम से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, और नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट लेवल पे अगर आप टेलीकास्ट करेंगे तो लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ेगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, लोग देश की भावना से अधिक जुड़ पाएंगे। सरकार ने एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च किया है 5,000 करोड़ का, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को फैसिलिटेट करेगा और एक सेबी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आएगा और कैपिटल ग्रोथ को एमएससी के संदर्भ में फैसिलिटेट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे बस। एक्चुअली अल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड क्या है, 3 कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी 1 में आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, प्रोजेक्ट विच आर सोशली इकोनॉमिकल वायबल होना चाहिए। कैटेगरी 2 में आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी डेब्ट सिक्योरिटी देखने को मिलेगी और कैटेगरी 3 में आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न के द्वारा जो प्रोजेक्ट होते हैं वो देखने को मिलेगी। कैटेगरी 1 में आप वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड। एंजल फंड का मतलब है कोई स्टार्टअप है, शुरुआत में किसी ने पैसे लगा दिया, जैसे रतन टाटा ने लगाया किसी, बहुत सारे। सोशल वेंचर फंड सामाजिक कल्याण के लिए। प्राइवेट इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, फंड ऑफ फंड, इसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। हेज फंड मतलब रिस्क में किसी ने आपको पैसा दे दिया। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इक्विटी फंड मतलब इसका मतलब भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। मीजल चर्चा में है। मीजल हाइजली कंटाजियस वायरल डिसीज है और पैरामॉक्सी वायरस फैमिली से आता है। कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है और आपका नीजल थ्रोट, आपको बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कोई एनिमल में हमको देखने की मिलती ह्यूमन डिसीज है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसको प्रिवेंट किया जाता है एमएमआर वैक्सीन से, मीजल्स, मम्प और रूबेला वैक्सीन को लगाया जाता है, इसको प्रिवेंट आप किया जाता है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने 1966 में इसको एनुअल रूप से दिया जाता है और इसके तहत जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, मिनरल डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन किया हो, माइनिंग से संबंधित जितने भी आपने काम किए हो जियो साइंस है उसमें आपको दिया जाएगा। इसके तहत आप 3 प्राइज जियो अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेशनल जियो साइंस और नेशनल यूथ जियो साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलो। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस चर्चा में है, जो कि इजिप्ट में हमारा कॉप UN CCC की मीटिंग हो रही है, उससे संबंधित है। इसमें 2018 में इसको लॉन्च किया गया कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन IUCN के द्वारा, द नेचर कंजर्वेसी के द्वारा, वेटरनरी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। इसके 30 मेंबर हैं,
भारत में भी इसका सदस्य, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका मेन उद्देश्य रिकवरी करना, रिस्टोर करना, ठीक है। किसको? मैंग्रोव को रिकवरी करना और रिस्टोर करना। एक और चर्चा में है ग्लोबल मैंग्रोव वॉच, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर कोई वेटलैंड में चेंज हमको देखने को मिलता है तो इसकी जानकारी यहाँ रहती है और जानकारी संबंधित देश को दी जाती है। इसको जाक्सा क्योटो कार्बन इनिशिएटिव के माध्यम से 2011 में लॉन्च किया गया बाई दिस यूनिवर्सिटी सोलो अर्थ ऑपोजिशन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। उद्देश्य वही है कि वेटलैंड का कंजर्वेशन करना। फर्स्ट इसके द्वारा जो बेसलाइन मैप लॉन्च किया गया 2018 में रामसर का COP 13 हो रहा था। अच्छा, कमेंट करके बताइए COP 14 कहाँ हो रहा है? कल हमने पढ़ा था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, आप डेली शैम्पू का यूज करते होंगे। तो अमेरिका का एक लेबोरेटरी है बेलीश्योर, उसने 34 ब्रांड का स्प्रे शैम्पूस का उसने अध्ययन किया, उसमें टेस्टेड किया। उन्होंने पाया कि बेंजीन इसमें 70% से अधिक, 70% से अधिक हमको देखने को मिल रहा है, जो कि कैंसर आप कॉजिंग हो सकता है। ये बहुत सारे जो सनस्क्रीन हैं, हैंड सैनिटाइजर है, इसमें बेंजीन हमको देखने को मिल रहा है। और ड्राई शैम्पू में हमको बहुत सारा देखने को मिल रहा है, इसका यूज हमको 22% से अधिक देखने को मिला है। और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बेस्टी, नॉट योर मदर्स और डॉब में सबसे अधिक हमको देखने को मिला, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये चर्चा में था। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? ये एक्चुअली क्या है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने कहा है कि 0.4 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, जबकि यह अधिक है। और इससे 1 लाख से अधिक पीपल इससे एडिशनल कैंसर के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। FDA ने कोई लिमिट नहीं की है सेटिस्फाई कॉस्मेटिक के लिए, इतना ध्यान रखेंगे। बेंजीन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये नेचुरल और मैनमेड प्रोसेस दोनों के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। नेचुरली आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा, बेंजीन प्रोड्यूस टुडे। मेन सोर्स आपको यही क्रूड ऑयल है। अदर सोर्स आपको वोल्केनिक फॉरेस्ट फायर में देखने को मिलेंगे, सिगरेट स्मोक में, ठीक है, ग्लू में, एडेसिव में, क्लीनिंग प्रोडक्ट में, पेंट स्ट्रिपर में, और आउटडोर आपको तंबाकू स्मोक, गैसोलीन, फ्यूम, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियली इमिशन में। ये सबके आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी पूछता है। एरोसोल पॉल्यूशन चर्चा में है। ये बहुत ही स्मॉल सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिसका जो 1 माइक्रो से भी हमको देखने को मिलता है। नेचुरली फॉग, मिस्ट, डस्ट से हमको देखने को मिलते हैं। और मानव रूप से हमको पॉल्यूटेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डम, परफ्यूम, ऑटोमोबाइल से, स्मोक से हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा सकते हैं, अल्बेडो को कम कर सकते हैं। और जहां वर्षा होने की संभावना नहीं है वहां पे ज्यादा इमिट हो रहे हैं, तो वहां पे वर्षा होने की संभावना भी अधिक होती है। अर्बन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट बालकनों से उत्पन्न हो सकते हैं। ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, इस टाइप के एरोसोल होते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, लगातार अपने सपनों को पूरा कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।